हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस। और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा परिवार एवं मित्र, तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। हमने इससे पहले की क्लास में परिवार के बारे में जाना था, तो आइए आज हम लोग इसका जो दूसरा टॉपिक है मित्र, तो इसके बारे में जानते हैं। इसका पहला हेडिंग है मित्र का। तो मित्र क्या है, किसे बोलते हैं मित्र? बालक के कार्यों में सहयोग करने वाला अथवा उसके साथ खेलने वाला बालक ही उसका मित्र कहलाता है। यानी कि जिसके साथ बच्चा खेलता है, उनसे बातें करता है, तो उसी को हम लोग सामान्यतः उसका मित्र कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि समुदाय के सभी बालक जो जितने भी बालक हो आसपास के पड़ोस में, वो सभी किसी बालक के दोस्त ही हो या मित्र ही हों। किसी के साथ उसके अच्छे संबंध होते हैं, किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं। कोई एक विशेष बच्चा होता है, 1 2 4 ऐसे, जिनके साथ बच्चे को रहना ज़्यादा पसंद होता है, उससे बातें करना, उसके साथ खेलना पसंद होता है। ऐसा नहीं कि सबों के साथ खेलना पसंद होता है, तो उसे ही हम लोग उसका मित्र या फ्रेंड कहते हैं। देखिए यहाँ पे मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसको मतलब थोपा नहीं गया होता है। इसमें हम लोग खुद ही चयन करते हैं कि कौन हमारा मित्र बनेगा या नहीं बनेगा। यह पहले से ही थोपा गया रिश्ता नहीं होता है। आगे है मित्रता। तो मित्रता क्या है? मित्रों के बीच आपसी संबंध को ही मित्रता कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। इसका अगला पॉइंट है मित्रता का वर्गीकरण। अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण 3 भागों में किया है, यानी कि इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला है उपयोगिता की मित्रता। तो नाम से ही इसमें स्पष्ट है कि जिसमें अपना हित दिखाई देता है बच्चों को। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर मैं मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर छात्रा हूँ और कोई है जो कि बहुत ही तेज है, तो अगर हमने उससे जानने के लिए, उससे मैथ सीखने के लिए अगर मैंने उससे दोस्ती की है, तो यह क्या हो गया? उपयोगिता की मित्रता हो गई। दूसरा है इसका आनंद की मित्रता, यानी कि मतलब किसी के साथ रहने में अगर हमें खुशी मिलती है, अगर हमारे साथ हम बहुत खुश हैं, तो उसको एंजॉय करने के लिए भी कोई चाहिए होता है ना। जैसे कोई होता है, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं साथ में, तो हम ज़्यादा अच्छे से उनके साथ एंजॉय करते हैं। तो वही है आनंद की मित्रता। इसमें कोई खास लेना देना नहीं होता, हाँ हमें अच्छा लगता है इसलिए। और तीसरा है जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है, अच्छी मित्रता। तो इसमें क्या है, 2 मित्रों के बीच आपसी सम्मान की भावना होती है। यानी कि 2 दोस्तों के बीच एक दूसरे का सम्मान करते हैं वास्तविक रूप से, या ऐसे नहीं है कि केवल सुख में ही हम उसके साथ हैं, या फिर उनके साथ जब हमारी खुशी हुई तो उनके साथ बांटकर हमें खुशी मिल रही है और उनके दुख से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये 3 तरीके की मित्रता हमने देखा। अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। पहला है उपयोगिता की मित्रता, दूसरा है आनंद की मित्रता, तीसरा है अच्छी मित्रता। आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है मित्रता का महत्व। तो मित्रता का ये बहुत सारे ऐसे तो महत्व हैं कि भाई मित्र क्या करते हैं, खेल कूद में हमारा साथ देते हैं, और भी कोई अगर कार्य हो गया और भी कोई काम हो गया तो उसमें भी साथ देते हैं। मित्रता का सबसे मुख्य अगर देखा जाए तो ये हमें कुसंगति से बचाते हैं। अगर हमारे मित्र अच्छे हों तो हमें कुसंगति से बचाते हैं। साथ ही सामाजिक जो आदर्श होता है, जो मूल्य होता है, उन पे चलना सिखाते हैं। उनके अगर मित्र हमारे अच्छे नहीं हैं तो हम कुसंगति में खुद ब खुद हो जाएंगे, और अगर अच्छे हैं तो उन चीज़ों से बच जाएंगे। फिर है कि हमारा मानसिक विकास में भी मित्रता का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अगर हम किसी ऐसे बच्चे के साथ रह रहे हैं जिसका मानसिक जो स्तर है, बौद्धिक स्तर है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो धीरे धीरे हमारी मेंटलिटी भी उसी की तरह हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी ऐसे बच्चे के साथ रहते हैं, फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में वैसे लोग शामिल हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, या फिर वो उनका जो बौद्धिक स्तर है उच्च है, तो धीरे धीरे ये गुण बच्चों में भी आने लगता है, हम सब में आने लगता है। तो यहाँ पे हमने कुछ मित्रता का जो महत्व था, मित्रता क्यों आवश्यक है, तो ये हमने देखा कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के जीवन पे। आगे हम लोग देखते हैं। अगला इसका हेडिंग है संबंध, यानी कि रिलेशन। देखिए संबंध क्या है, रिलेशन क्या है? संबंध का मतलब होता है एक प्रकार का जुड़ाव या फिर लगाव। किस वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हैं, वह जुड़ाव कई चीज़ों से हो सकता है। जैसे 2 लोग खून के रिश्ते के आधार पर भी एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, या कोई विवाह के आधार पर जुड़ा हो सकता है, या कोई भावनाओं एवं विचारों के आधार पर एक दूसरे से जुड़ा हो सकता है। देखिए जैसे खून के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भाई बहन हैं, तो ये सारे रिश्ते जो हैं वो खून के आधार पर हो गए। विवाह के आधार पर जैसे माता पिता हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये सभी जो रिश्ते हैं वो विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी की भावनाएं हमसे मेल खाती हैं, किसी के विचार हमसे मेल खाते हैं, तो उससे हम लोग जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से संबंध क्या है, एक तरीके से जुड़ाव है, और यह जुड़ाव जो ही है वो ही संबंध कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। देखिए ये काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन
क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। सामान्यतः संबंध जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में इसको बांटा गया है। वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्यतः इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है वैवाहिक संबंध। तो वैवाहिक संबंध के अंतर्गत क्या आ गया? वैवाहिक संबंध में दो अलग अलग खानदान के लोग के बीच संबंध होता है, मतलब पहले से वो एक दूसरे को नहीं जान रहे होते हैं, एक साथ नहीं रह रहे होते हैं, लेकिन विवाह के बाद वो एक साथ होते हैं। इस प्रकार के संबंध का जो बुनियाद होता है, जो आधार होता है, वो विवाह होता है। इसमें खून का संबंध नहीं होता है, यानी कि ब्लड रिलेशन नहीं होता है। इसमें कौन कौन से लोग आ गए? पति पत्नी आ गए, सास बहू आ गए। तो इनका कोई आपसी पहले से ही कोई खून का संबंध नहीं होता है। हाँ, विवाह के बाद ये एक दूसरे से इस तरह के रिश्ते में आ जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग दूसरा जो संबंध होता है, संबंध के दूसरे प्रकार के बारे में देखते हैं, वो है समरक्त संबंध। पहला, इसको दो भागों में देखिए, संबंध को दो भागों में हमने बांटा। पहला है वैवाहिक संबंध, दूसरा है समरक्त संबंध। तो आइए अब हम लोग जानते हैं समरक्त संबंध के बारे में। समरक्त संबंध में इस प्रकार का जो संबंध होता है, इसमें जो हमारे रिश्ते का आधार जो होता है रक्त होता है, यानी कि खून होता है। सभी लोगों का खून समान होता है। जैसे अगर माता पिता और उनके बच्चे हो गए, तो इस प्रकार जो हो गया भाई बहन का जो रिश्ता हो गया, वह समरक्त संबंध का उदाहरण हो गया। माता पिता का जो ब्लड है वो उनके बच्चों से मेल खाता है, तो यही खून के आधार पर जो रिश्ते हो गए उनको हम लोग समरक्त संबंध कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा संबंध के प्रकार, वैवाहिक संबंध और समरक्त संबंध। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसका अगला पॉइंट है कार्य एवं खेल। कार्य जो होता है, इसकी जिम्मेदारी वयस्कों की यानी कि बड़ों की होती है। वहीं खेल कूद जो होता है वो बच्चों के लिए अनिवार्य है, बच्चे खेलते ही हैं और उनके खेल कूद में ही वो स्वयं को व्यस्त रखते हैं। वो बहुत तरीके का खेल खेलते हैं, जिसमें रचनात्मक खेल भी होता है। रचनात्मक खेल क्या है कि वो सक्रिय रूप से ऐसे खेल होते हैं जिससे कुछ बच्चा जो है नया सीखता है और वो अपनी कल्पना से, अपने विचारों से उसमें कुछ नए चीज़ों का निर्माण करता है। जैसे कि आपने देखा है कि बच्चों में जो होता है, छोटे से ही, जब वो बहुत छोटे होते हैं उस समय से ही उनमें रचनात्मक प्रवृत्ति होती है। वो शांत नहीं बैठते, किसी न किसी चीज़ को उलट के पुलट के, उन्हें गिरा के तोड़ के वो सब देखने का कोशिश करते हैं। तो क्या है ये? उनके लिए यह एक रचनात्मक खेल है। वो उसमें खुद का दिमाग लगा रहे होते हैं कि इसको कहाँ से कैसे करूं, कैसे इसको हटाना है, जोड़ना है, किसी चीज़ को क्या करना है। तो ये सक्रिय होके वो उसमें खुद ही संलग्न होके और अपने जो अपना कल्पना शक्ति है उसका वो लोग उपयोग करते हैं। और अभी वर्तमान में जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली है, जैसे प्रोजेक्ट विधि हो गया, किंडरगार्टन विधि हो गया, मॉन्टेसरी विधि हो गया, तो इसमें इस रचनात्मक खेल को यानी और सक्रियता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे में जो होती है वो सीखने की या फिर जो रचनात्मकता की प्रवृत्ति होती है वो बचपन से ही होती है, और उसको बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को उन्हीं क्रियाओं के आधार पर सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको डांट डपट के ज़बरदस्ती सिखाया जाता है। इन्हीं क्रियाओं के द्वारा, रचनात्मक खेलों के द्वारा, जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए दिया जाता है, तो यह इसी के वजह से कि उसमें वो बच्चे सक्रिय रहें और साथ ही उनका जो कल्पना शक्ति का विकास हो। इसका अगला पॉइंट है, हम लोग देखते हैं खेल का बालकों के विकास में योगदान। तो खेल का बालकों के विकास में क्या योगदान है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। खेलने से बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, ज्ञानात्मक जो क्षमता होता है उसमें विकास होता है। शारीरिक में कैसे होता है? जब बच्चे खेलते हैं, उछलते कूदते हैं, तो उनमें स्फूर्ति आती है, ताजगी बनी रहती है। उनका जो शारीरिक होता है, शारीरिक रूप से वो ग्रो करते हैं, उनका विकास होता है, उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मांसपेशी जो है वो भी मजबूत होते हैं। उनका मानसिक विकास भी होता है, क्योंकि वो जब बाहर जाते हैं, एक दूसरे बच्चे के साथ खेलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो इससे उनका जो मानसिक विकास होता है वो भी तेज़ी से बढ़ता है। साथ ही में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है खेलने में, क्योंकि वो बहुत सारी शारीरिक क्रियाकलाप उससे जुड़े होते हैं, तो उनमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी बढ़ता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि खेल का बालकों के विकास में क्या योगदान है, किस तरीके से खेल उनके विकास में सहायक है। तो अगले चैप्टर के साथ हम लोग अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।